एवरीवन। मैं डॉक्टर कवलप्रीत वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ यूनिट 9 कॉमर्स पेपर का लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजी और क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके लिए मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सब टॉपिक इंश्योरेंस पर मैंने क्वेश्चंस बनाए थे, उसको डिस्कस किए, आपके साथ सॉल्व किए और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड बनाए जो मुझे लगता है कि एनटीए नेट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के। पहले कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम नेट सेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलवेज कीप योर सिलेबस हैंडी विथ यू। ठीक है, सिलेबस की कॉपी हमेशा आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो और आपको कितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं या कितने कवर करने बाकी है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टार्ट विथ यूनिट्स विच यू फाइंड इजी। ठीक है, और ऐसे टर्म्स को जरूर पढ़िए जो बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आप अपने असर्शन, रीजनिंग, मैच द कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं गुड्स एंड सेल्स की बात करूं तो जो हमारा मेन पार्ट है लीगल एस्पेक्ट्स, तो सबसे पहले हमें गुड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो हमें एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब पता होता है क्या। ठीक है, तो गुड्स का मतलब क्या पर है स्पेसिफिकली लॉ के टॉपिक में। ठीक है, तो जो हम पढ़ते हैं गुड्स एंड सेल्स के बारे, तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, तो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी किसके बिना, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, किसके अलावा, मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। आपका ये बहुत बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो अगर आपको ये मीनिंग पता है तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा। तो व्हाट डज इट इंक्लूड? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, फर्नीचर एंड व्हीकल्स। ठीक है, तो ये गुड्स के एग्जाम्पल्स है। तो हमें लगता है ना शेयर्स इसमें होगा नहीं, स्टॉक नहीं होगा, तो ये पढ़ के जाना बहुत ही जरूरी है। तो एग्जाम्पल लैपटॉप, मोबाइल फोन, व्हीट एंड स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गुड्स का मतलब पढ़। मैं हमेशा कहती हूँ आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो अपनी बुक्स ले आइए, साथ में नोट बनाइए, उसमें लिखिए आज हमने कवलप्रीत मैम के साथ कॉमर्स यूनिट 9 को डिस्कस किया, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड है सेलर, आप सबको पता होगा बट स्टिल जब हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो याद रखना चाहिए कि सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो। Seller, a person who sells or agrees to sell the goods. Example, a shopkeeper selling a refrigerator. Buyer, a person who buys or agrees to buy goods. Example, customer purchasing a television. Sale, transfer of ownership of goods immediately from seller to buyer for price. तो सेल क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में डिलीवरी नहीं हो रही है तो इमीडिएटली ओनरशिप इज ट्रांसफर। ठीक है, किसके बीच में हमेशा होता है ओनरशिप ट्रांसफर? सेलर एंड बायर। एग्जाम्पल, ए बाय a bike and ownership transfers instantly after the payment। तो इमीडिएटली क्या हो जाता है? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। याद रखिए गुड्स के केस में ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जब हम मार्केटिंग पढ़ते हैं तो सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब हम पढ़ते हैं हमको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी रखनी जरूरी है, इसी से आपके आगे आंसर्स बनेंगे। तो सेल याद रखिए इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। अग्रीमेंट टू सेल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। ठीक है, अब ये अग्रीमेंट टू सेल है मतलब फ्यूचर में सेलिंग होगी, सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर और सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ठीक है, मतलब ये इमीडिएट सेल नहीं है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड अग्रीमेंट टू सेल। सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में होगी कंप्लीट डील और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। एग्जांपल, ए अग्रीज टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ आफ्टर लोन अप्रूवल, उसको लोन अप्रूव हो जाएगा तो वो बाय करेगा कार। ओके, सो दिस इज एन अग्रीमेंट टू सेल, नॉट इंस्टेंट। इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। प्राइस, मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल, ए is paying 30,000 for a washing machine. So what you are paying in return? Consideration. अभी अगर आपको consideration का मतलब नहीं पता है तो आपका आंसर रॉन्ग बन सकता है। ठीक है, तो प्राइसेस व्हाट यू आर पेइंग इन रिटर्न। एग्जिस्टिंग गुड्स क्यों इसमें जरूरी है? क्योंकि इसका मतलब कुछ फ्यूचर गुड्स भी होते हैं। तो जब ऐसे कोई कॉन्सेप्ट पहली बार अगर आप पढ़ते हैं, आई एम श्योर अगर आप कॉमर्स में नेट सेट दे रहे हो तो आपका पीजी और यूजी इनफैक्ट कॉमर्स में ही होगा, बट स्टिल अगर हमने ये सब्जेक्ट्स अपने यूजी और पीजी में नहीं पढ़े तो हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आने बहुत ही जरूरी है।
तो एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब गुड्स ऑलरेडी ओन्ड और पोजेस्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने बायर को उस टाइम ये गुड्स बताए थे, आपके पास वो गुड्स बने हुए थे, तो गुड्स विच आर ऑलरेडी ओन्ड और possessed by seller at time of contract. Example, furniture already available in the showroom, बाद में नहीं बनाएगी, अभी आपके पास है। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर गुड्स, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड लेटर। अभी आपके पास वो गुड्स नहीं है, आप या तो उनको बाद में बनाएंगे या बाद में उनको खरीद के लाएंगे। एग्जाम्पल, ऑर्डर इज प्लेस फॉर लैपटॉप्स येट टू बी प्रोड्यूस्ड। आपने कुछ कस्टमाइजेशन बताया लैपटॉप का, अभी उनके पास नहीं है, बट वो आपको बना के देंगे, तो दे आर नॉट एग्जिस्टिंग गुड्स, दे आर फ्यूचर गुड्स। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको 3-4 गुड्स दे देंगे, बोलेंगे आप कैटेगराइज करिए कौन से फ्यूचर गुड्स है और कौन से एग्जिस्टिंग गुड्स है। इसलिए आई रिपीट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत ही जरूरी है। स्पेसिफिक गुड्स देखिए, गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे उस टाइम आपको गुड्स पता थे और आपको पता है कि आपको उसी की डिलीवरी चाहिए। सो एग्जाम्पल, पर्टिकुलर कार विथ अ रजिस्ट्रेशन नंबर MH01, जो भी है 1234। ठीक है, तो स्पेसिफाइड गुड्स आपने कुछ उसमें स्पेसिफिकेशन दी है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स जो प्रेजेंटली अवेलेबल है सेलिंग के लिए, फ्यूचर गुड्स जो अभी बने नहीं है, बनाएंगे आप और बेचोगे, और स्पेसिफिक गुड्स मतलब जैसे हम कस्टमाइज्ड गुड्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए एज सर्टेन गुड्स, गुड्स नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको गुड्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। एग्जाम्पल, 100 बैग्स आउट ऑफ 1000 बैग्स इन वेयर हाउस। ठीक है, तो 100 बैग्स है, 1000 बैग्स उसमें से कौन से 100 बैग्स है आपको क्लैरिटी नहीं है। सो दिस आर अनसर्टेन गुड्स। डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स आर इन सच कंडीशन दैट बायर इज बाउंड टू टेक डिलीवरी। ठीक है, गुड्स ऐसी कंडीशन में है कि बायर उसको इमीडिएटली ले सकता है। ठीक है, पैक्ड एंड रेडी टू डिलीवर रेफ्रिजरेटर, कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है, आपका प्रोडक्ट रेडी, आप उनको खरीद के लेके जा सकते हैं। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर। आप डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ओनरशिप किसके पास थी? पहले सेलर के पास थी, अब सेलर रिटर्न में कुछ लेके, कंसिडरेशन पेमेंट लेके वो बायर को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो कुरियर कंपनी डिलीवर्स ऑर्डर स्मार्टफोन। ठीक है, तो कुरियर कंपनी क्या कर रही है? सिर्फ डिलीवरी कर रही है, बेच रही नहीं है। द कंपनी इज ओनली डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स, हैंडिंग ओवर कार कीज टू द बायर। आप एक्चुअली गुड्स का डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है? ट्रांसफर थ्रू सिंबल और डॉक्यूमेंट्स। आपने देखा होगा गाड़ियों के शोरूम में आप जाते हो, पहले आपको एक सिंबॉलिक, जैसे कभी अवार्ड मिलता है तो सिंबॉलिक चेक देते थे, या गाड़ी के शोरूम में आप जाते हैं तो आपको एक गाड़ी की ऐसे चाबी दिखा देते। तो हैंडिंग वेयर हाउस रिसिप्ट फॉर स्टोर्ड गुड्स, सो दिस इज सिंबॉलिक डिलीवरी, किसी चीज का सिंबल। So transfer through symbol or documents, handing warehouse receipt for stored goods. Constructive delivery, थर्ड पार्टी एक्नॉलेजेस होल्डिंग गुड्स फॉर बायर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब क्या है? एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो एक्नॉलेज कर रही है गुड्स फॉर द बायर। एग्जाम्पल, वेयर हाउस कीपर अग्रीज टू होल्ड गुड्स फॉर बायर। आपको गुड्स गोडाउन में स्टोर करना है तो वो आपकी गुड्स स्टोर करने के लिए रेडी। सो थर्ड पार्टी इज एक्नॉलेजिंग होल्डिंग गुड्स फॉर द बायर। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ये बहुत बार हमको पता नहीं होता है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर आप यूजी और पीजी के स्टूडेंट हैं तो भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मतलब डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप ऑफ गुड्स। एग्जांपल, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, वेयर हाउस रिसीट। अब देखिए बिल ऑफ लेडिंग भी हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स? जो डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि हम ये गुड्स के ओनर बन सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास बिल ऑफ लेडिंग है, हमारे पास रेलवे रिसीट है, या हमारे पास वेयर हाउस रिसीट है। नेक्स्ट है कंडीशन, एसेंशियल स्टिपुलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए एसेंशियल जरूरत वाली चीजें। ब्रीच अलाउज रिजेक्शन ऑफ गुड्स। ब्रीच मतलब अगर कुछ गलत हो गया, वायोलेशन हो गया, चीटिंग हो गई, ठीक है, ट्रस्ट तोड़ दिया। तो एग्जांपल, ए बायज अ न्यू कार बट रिसीव्स एन ओल्ड मॉडल, बायर में रिजेक्ट, क्योंकि उसने न्यू गाड़ी बोली थी बट उसको रिसीव हुआ है ओल्ड मॉडल। ठीक है, तो ब्रीच का मतलब हमको पता होना चाहिए। ओके, लॉ में ये बहुत बार वर्ड यूज आता है। अब एसेंशियल स्टिपुलेशन है मतलब कुछ जरूरी चीजें, तो इसका मतलब कुछ चीजें जरूरी नहीं होगी। ठीक है,
तो ब्रीच का मतलब नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कुछ वायोलेशन किया है, कुछ प्रॉमिस किया तो उसको फुलफिल नहीं किया, ठीक है। सपोज व्हेन अ पार्टी फेल्स टू fulfill terms agreed in the contract, okay, suppose not paying for services as agreed, so that is breach. ओके, वारंटी, ये वारंटी, ये कौन सी वारंटी है देखनी होनी है कि दुकान वाली वारंटी है, यहाँ पर हम गड़बड़ ना करें। वारंटी इज कोलैटरल स्टिपुलेशन, ब्रीच गिव्स राइट टू क्लेम डैमेजेस ओनली, ठीक है। एग्जांपल, कार स्टीरियो नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, और जब आपने गाड़ी खरीदी थी उसमें गाने वाला अगर लगा हुआ था स्टीरियो जैसे, अगर वो फंक्शनिंग नहीं प्रॉपरली कर रहा है तो यहाँ पर भी आप डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं। तो इट इज अ वारंटी, कोलैटरल स्टिपुलेशन। बायर में क्लेम रिपेयर कॉस्ट बट कैन नॉट रिजेक्ट द कार, क्योंकि वो एसेंशियल नहीं था, ठीक है। गाड़ी चलाने के लिए स्टीरियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इट इज कोलैटरल, ठीक है। उसके बिना भी गाड़ी चल सकती है, बट आप क्या कर सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस कौन से, कि आप रिपेयर करके दीजिए, बट यू कैन नॉट रिजेक्ट द कार बिकॉज इट इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट। ओके, कैविएट एम्प्टर आई एम श्योर सबको पता होना चाहिए। लेट द बायर बिवेयर, बायर शुड एग्जामाइन द गुड्स बिफोर परचेजिंग, बायर को भी थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और याद रखिए कि होना चाहिए कि मैं खुद वेरीफाई करके गुड्स लूं, सब कुछ सेलर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। बायर परचेजेस डिफेक्टिव फोन विदाउट चेकिंग द फीचर्स, तो ये आपकी भी गलती है, इट वॉज योर मिस्टेक ऑल्सो। ओके, सो लेट द बायर बीवेयर, काफी टाइम ये पूछा जा चुका है कैविएट एम्प्टर का मीनिंग क्या है। Caveat vendator, let the seller beware. Seller is responsible for quality and disclosures. ठीक है, अगर आप सपोज घोड़ा खरीदने गए बट आपको घोड़े के बारे नॉलेज नहीं है तो ये ड्यूटी थी सेलर की आपको इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो यहाँ पर कैविएट वेंडेटर अप्लाई होता है, कैविएट एम्प्टर नहीं। तो सेलर इज हाइडिंग मेजर डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे अगर घोड़ा बीमार था तो वो नहीं बेचा जाना चाहिए था, तो यहाँ पर सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड डिस्क्लोजर, कैविएट वेंडेटर। अनपेड सेलर, सेलर हु हैज नॉट रिसीव्ड फुल प्राइस, ठीक है, सेलर जिसने फुल प्राइस रिसीव नहीं किया है। एग्जाम्पल, गुड्स डिलीवर्ड बट पेमेंट चेक हैज बाउंस्ड, आपने गुड्स तो डिलीवर कर दिए बट पेमेंट चेक बाउंस हो गया है, ठीक है। बाउंस के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो सेलर हु हैज नॉट रिसीव्ड द फुल अमाउंट, अनपेड सेलर। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन का मतलब होता है राइट ऑफ अनपेड सेलर टू रिटेन पोजेशन अंटिल पेमेंट, सेलर तब तक अपने पास गुड्स की पोजेशन रखेगा जब तक उसको पेमेंट नहीं मिल जाती। फर्नीचर डीलर रिफ्यूजेस डिलीवरी अंटिल फुल पेमेंट, आप पार्ट पेमेंट करोगे तो नहीं चलेगा, फुल पेमेंट करोगे तो राइट ऑफ लीन मतलब जैसे आपका हक है आप गुड्स तब तक अपने पास रखे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको, कॉन्सेप्ट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड सेल ऑफ गुड्स है, तब आपको लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट था। कभी कभी टर्म्स का मीनिंग पता होना ही हमें 2 मार्क्स ले दिलवा देता है। स्टॉपेज इन ट्रांसिट, राइट टू स्टॉप गुड्स व्हाइल इन ट्रांसिट इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ठीक है। व्हाट इज स्टॉपेज इन ट्रांसिट, राइट टू स्टॉप, अभी किसको राइट है, अगर सेलर ने गुड्स बेच दिए थे बट उसको पता लगा कि बायर इंसॉल्वेंट है तो इज अ राइट टू स्टॉप द गुड्स। ट्रांजिट मतलब ड्यूरिंग द ट्रेवल, जब वो निकल चुका है ट्रेवल डिलीवरी के लिए। तो एग्जांपल, सेलर स्टॉप्स शिपमेंट आफ्टर लर्निंग दैट बायर हैज बिकम बैंकक्रप्ट। रीसेल, अनपेड सेलर में रीसेल गुड्स अंडर सर्टन कंडीशंस, ठीक है। अनपेड सेलर क्या कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं गुड्स अंडर सर्टन कंडीशंस, जो सेलर को अब तक फुल पेमेंट नहीं मिली है। एग्जाम्पल, सेलर रीसेल्स कस्टमाइज फर्नीचर आफ्टर बायर रिफ्यूजेस द पेमेंट, तो सेलर ने क्या किया, रीसेल कर दिया कस्टमाइज फर्नीचर, मतलब वो फर्नीचर स्पेसिफिकली कस्टमर के लिए बनाया था बट उन्होंने रिफ्यूज किया तो ही सोल्ड इट टू समवन एल्स। ऑक्शन सेल, ये ऑक्शन सेल क्या होती है, बिडिंग लगाते हैं, जैसे नीलामी आपने देखी होगी बहुत सारी मूवीज में। सो सेल इज थ्रू द बिडिंग प्रोसेस। एग्जांपल, आर्ट पेंटिंग सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, ओके, जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको मिल जाएगा। मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सो कार डीलर इज सेलिंग व्हीकल्स फॉर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कार डीलर सेल कर रहा है व्हीकल्स क्योंकि वो ऑथराइज्ड एजेंट है जैसे, ठीक है, तो वो आपकी तरफ से गाड़ियां बेच सकता है, एजेंट। इंसॉल्वेंट बायर कौन सा होता है, कंपनी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बिफोर मेकिंग द पेमेंट, सो बायर इज अनेबल टू पे द डेट्स, इंसॉल्वेंसी। रिस्क, possibility of loss or damage to the goods, generally risk passes with ownership, ठीक है। रिस्क क्या है, पॉसिबिलिटी है लॉस
कि हो सकता है डैमेज टू द गुड्स इफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड बायर बेस एक्सीडेंटल लॉस। ठीक है, अब ये जब हम कॉन्सेप्ट का भी डिटेल में पढ़ेंगे तो फिलहाल यहाँ पर मैंने लिखा है अगर ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो बायर हैज टू बेयर द एक्सीडेंटल लॉस, क्योंकि रिस्क पास हो जाता है ओनरशिप के साथ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, passing ownership from seller to buyer, example ownership of mobile transfers after complete sale। तो आपने complete sale हो गई तो ownership की transfer, property, mobile is also a property, passing ownership from seller to buyer। suit for price, seller can sue buyer for unpaid price। तो seller क्या कर सकता है, sue मतलब court case, लीगल एक्शन ले सकता है फॉर अनपेड प्राइस। एग्जाम्पल, बायर रिफ्यूजेस पेमेंट आफ्टर एक्सेप्टिंग गुड्स, गुड्स एक्सेप्ट करिए बट वो पेमेंट नहीं दे रहा है, तो सेलर क्या करेगा, सेलर उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, सू बायर फॉर अनपेड प्राइस। ठीक है, अब है ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराती हूँ, फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स करा दूं। अभी ये देखिए, अगर आपने कल फॉर्म एक्सटेंशन डेट मैंने मैसेज भेजा था, फॉर्म डेट एक्सटेंशन बढ़ गई है, तो अगर अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो उन्होंने 2 दिन का ही एक्सटेंशन दिया है, तो जिनका फॉर्म रह गया था पहले सबसे पहले आप वो फिल कर लीजिए। और है ना मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप एग्जाम देने भी जरूर जाइए। इट इज नॉट मैटर ऑफ 1,000 रुपीज और द अमाउंट ऑफ फीस यू पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट even without studying or with almost the preparation you have done, you if you miss the exam you could मतलब easily you could have qualified। हो सकता है पॉसिबिलिटी द पेपर इज वेरी इजी एंड आपने जितना पढ़ा था उतने में से आप मैनेज कर लेते। ओके, सो हमेशा जब भी फॉर्म भरिए कोशिश कीजिए कि आप एग्जाम देने जाए कितने भी आप बिजी हुए। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कॉलेजेस को पता है कि टीचर्स को एग्जाम देना होता है तो इजिली लीव भी मिल जाती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 1, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सोशल अग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ओरल प्रॉमिस ओनली, बिजनेस प्रपोजल ओनली। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल मतलब विच इज बैक्ड बाय लॉ, तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल। अगर आपको कहना है कोई कॉन्ट्रैक्ट को लीगल है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और जैसे अभी मैंने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने को आ सकता है और आपको ईयर भी पता होना चाहिए, तो 1872। नोट्स बनाते जाइए, इजी होता है लास्ट डे रिवीजन करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो 4 दिनों में से कौन सा एसेंशियल है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। ठीक है, इलीगल ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं, फ्री कॉन्सेंट यस, अनसर्टेन टर्म्स और एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, अनसर्टेन टर्म्स मतलब क्लैरिटी नहीं होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल है फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मतलब किसी ने अपनी मर्जी से हाँ बोला है। ठीक है, ऐसा नहीं आपने उसके सर पर गोली रख दी और उसको आप बोले जवाब दो। ओके, तो दैट विल बिकम अ चीटिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है फ्री कंसेंट। कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन थ्रू कोर्शन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। कोर्शन मतलब किसी को डरा धमका के, ठीक है, फ्रॉड मतलब गलत करके, और मिस रिप्रेजेंटेशन करके मतलब चीटिंग करके। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स है जो हमको पता होने चाहिए, कोर्शन, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो आप स्टडी कर सकते हैं, और आप जहां से भी स्टडी करते हो ना देखिए उसमें से ऐसे, जब आप सपोज गूगल से पढ़ रहे हो, चैट जीपीटी से, तो आपको हमेशा बोलना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ लॉ। ओके, तो अगर आपको कोर्शन का मतलब नहीं पता है तो इसका मतलब होता है यू आर फोर्सिंग समवन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, आप उनको डरा धमका के बोल रहे हैं। ठीक है, आप उनको बोल रहे हैं आप ऐसा ऐसा हो जाएगा। फिर अगर मैं बोलूं फ्रॉड, फ्रॉड होता है किसी को इंटेंशनली डिसीव करना, इंटेंशनली मतलब आपने जानबूझकर उनको चीटिंग की है। ठीक है, आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट बोल देते हो जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को लॉस होता है।
ठीक है, आपको पता है आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, फिर भी आप किसी और को बेचना चाहते हैं। और मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप फॉल्स स्टेटमेंट बना रहे हो विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, ए ऑनेस्टली बिलीव्स a land area is 2 acres and tells B but it is actually 1.5 acres। ये गलती नहीं है, आपने जानबूझकर किया। तो फ्री कंसेंट, तो फ्री कंसेंट के साथ मैंने आपको कोर्शन का मतलब बताया, फ्रॉड का मतलब भी बताया और मिस रिप्रेजेंटेशन का भी मतलब बता दिया। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। Consideration means moral duty only, something in return, emotional attachment, legal notice। तो here correct answer is something in return। मैं आपको इसलिए बेसिक्स करा रही हूँ क्योंकि है ना, इसी से मुझे पता है आपके assertion, reasoning और स्टेटमेंट्स निकलते हैं। ठीक है, तो हमको हमेशा बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपका 15-20 मार्क्स से ऑप्शन पेपर रह जाता है क्वालिफाई होना, तो ही आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े। अदरवाइज मैं कहती हूँ आप फर्स्ट टाइम या बहुत सालों बाद नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाइए, सिलेबस को पढ़ के जाइए। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड फॉर अ प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस का मतलब अगर नहीं पता है तो मैं किसी दिन वैसे भी क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर। अ माइनर एग्रीमेंट, अब माइनर कौन होता है आपको पता होना चाहिए, अंडर 18। ओके, माइनर एग्रीमेंट इज वैलिड, इलीगल, वॉइड एब इनिशियो और वॉइडेबल ओनली। यहाँ पर वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या है कि वो पहले दिन से ही इलीगल था, क्योंकि आपको माइनर के साथ अग्रीमेंट करना ही नहीं है। अगर आप एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो आपको पता होगा उसका कि 18 अबाव होना चाहिए। ठीक है, एन अग्रीमेंट विथ अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो वॉइड अब इनिशियो मतलब पहले दिन से ही आपका वो गलत। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एन ऑफर बिकम्स अ प्रोफिस, सॉरी, एन ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस व्हेन, ऑफर का प्रॉमिस बन जाता है व्हेन इट इज रिजेक्टेड, व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, इट इज रिवोक्ड, इट इज इग्नोर्ड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस जब हो जाती है तो इट कन्वर्ट्स द प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस। आई रिपीट, एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स proposal into promise. So an offer becomes a promise when it is accepted. So here the correct answer is option number B. Acceptance converts proposal into promise. Next question, the sale of goods at 1930 deals with employment contracts, sale and purchase of goods. तो B correct answer है, इंश्योरेंस नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्सेशन, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स मीन ये मैंने आपको इसलिए ऊपर समझाया था, तो मैं यही बताना चाहती हूँ जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाते हो तो आपको आंसर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट बच जाते हैं। तो गुड्स मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आई एम श्योर अगर आपने स्टार्टिंग में मुझे सुना अभी इस सेशन के तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर पता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स इंक्लूड मूवेबल आइटम्स, मैंने आपको एक्सेप्ट बताया था, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। आई रिपीट, अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स इंक्लूड मूवेबल आइटम्स एक्सेप्ट, इनके अलावा, किसके अलावा, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अब ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो ये आपकी होमवर्क क्वेश्चन है। कैविट एम्प्टर का मीनिंग मैंने आपको बताया, साथ में मैंने आपको दूसरा वर्ड सेलर के लिए भी बताया था, वेंडेटर वाला, वो भी याद आ जाना चाहिए। ये होमवर्क क्वेश्चन है। कंडीशन इज अ माइनर स्टिपुलेशन, एसेंशियल स्टिपुलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल अग्रीमेंट, वारंट क्लॉज ओनली। ये मैंने आपको बताया था, एसेंशियल कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे स्टीरियो वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको। तो कंडीशन क्या होती है, एसेंशियल स्टिपुलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कंडीशन अलाउस रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने वो गलत किया है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, एसेंशियल स्टिपुलेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस होता है। कंडीशन याद रखिए, इट इज एसेंशियल टर्म टू द कॉन्ट्रैक्ट। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, डिस्टिंग्विश फॉर्म में लिख लीजिए, कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस है। कंडीशन इज एसेंशियल टर्म, वारंटी इज सेकेंडरी टर्म। कंडीशन क्या है, एसेंशियल टर्म, और वारंटी है सेकेंडरी टर्म।
ब्रीच इफेक्ट क्या होता है, अगर गलत हुआ, वॉयलेशन हुआ तो इन केस ऑफ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्मिनेटेड। अगर आपने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है और वो एसेंशियल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो जाएगा इन केस ऑफ वारंट, इन केस ऑफ कंडीशन। बट इन केस ऑफ वारंटी ओनली डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो, जो मैंने आपको स्टीरियो वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। अगर ए ने आपको गाड़ी सेकेंड हैंड बेच दी नहीं बोल के, तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन थी जो एसेंशियल थी, ठीक है। आपका हक है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो क्योंकि ब्रीच हुआ आपके साथ। बट आपकी गाड़ी में अगर स्टीरियो नहीं चल रहा है तो वो आपकी वारंटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्टीरियो के बिना भी गाड़ी खरीदी जा सकती है, तो वहां पर आपको रिपेयर के डैमेजेस हो जाएगी, ओके। और कंडीशन का पर्पस क्या होता है, गोज टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड वारंटी इज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंडरी। तो ठीक है, कंडीशन एसेंशियल टर्म है और वारंटी आपका सेकेंडरी टर्म है। ये कोई दुकान की गारंटी और वारंटी नहीं है, तो इसको पढ़ के जाइए, ठीक है। सो कंडीशन इज अ मस्ट फॉलो एसेंशियल प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रेकिंग इट गिव्स द अदर पार्टी द राइट टू कैंसल द अग्रीमेंट, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन अलाउज रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो एसेंशियल स्टिपुलेशन था। अब वारंटी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो आपको इजी होना चाहिए आंसर, जो मैंने अभी स्टीरियो वाला आपको एग्जांपल दिया है। वारंटी इज कोलेटरल स्टिपुलेशन, इट इज नॉट एसेंशियल। एसेंशियल मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, क्या है वो, वेरी गुड, कंडीशन। चल, अ कंपनी इज अ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, गवर्नमेंट बॉडी, ये तो हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्या उसके पास सिग्नेचर की अथॉरिटी है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आर्टिफिशियल लीगल। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट, मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं है, तो मिनिमम हमारा आंसर होता है 2। आई एम श्योर आप ये सेशन एंजॉय कर रहे होगे, ऐसे छोटे छोटे आंसर्स पढ़ के मजा आता है, बट ये छोटे छोटे आंसर्स ही आपकी बेस से आगे आपके बड़े बड़े आंसर सॉल्व करने की, ठीक है। तो मिनिमम इज 2, और याद रखिए अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंपनी के पास अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। कंपनी और शेयर होल्डर्स और बोर्ड अलग होते हैं। अ प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 मेंबर्स, और मैक्सिमम कितने होते हैं प्राइवेट में, 200, मिनिमम 2, सॉरी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। तो मैक्सिमम इज, मिनिमम इज 2 और यहाँ पर मैक्सिमम है आपके 200। Memorandum of Association contains internal rules, fundamental conditions, employee policies, audit procedure. P is the correct answer. Fundamental conditions of a company. Next, MOA सबको पता है, डिफाइंस कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑपरेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप बताता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स बताते हैं, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इंटरनल मैनेजमेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डील्स विद इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स। A check is कंडीशनल ऑर्डर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉन ऑन बैंकर, पेबल ऑन डिमांड, प्रोमिसरी नोट, शेयर सर्टिफिकेट। ये मैं आपको टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी बाद में, पहले यहाँ पर चेक किसको पता है, क्या है चेक, कौन बता सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है 1881, ठीक है। 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। तो चेक क्या होता है, इट इज डिफाइंड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन बैंकर, पेबल ऑन डिमांड। सो अ चेक इज बी ऑप्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन बैंकर बट इट इज पेबल ऑन डिमांड। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है वो, बट इट इज ड्रॉन ऑन बैंकर, एक बैंकर के ऊपर वो पेबल ऑन डिमांड होता है, ठीक है। इट इज नॉट अ कंडीशनल ऑर्डर, इट इज नॉट प्रोमिसरी नोट ओनली, इट इज नॉट अ शेयर सर्टिफिकेट। तो चेक का पता, आजकल चेक्स कितने मंथ के लिए वैलिड रहता है, कितने दिन में चेक क्लियर होता है, ये भी ट्रंकेटेड चेक क्या, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए।
प्रोमिसरी नोट कंटेन्स अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, ऑर्डर टू पे, ट्रांसफर। देखिए ए और बी कितने क्लोज लग रहे हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल, तो मीनिंग नहीं पता होगा तो आंसर रॉन्ग बन जाएगा। प्रोमिसरी नोट कंटेन्स अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि मुझे लोन अप्रूव हो जाएगा तो ही मैं आपको पे करूंगा। सो अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, ऑप्शन नंबर बी। प्रोमिसरी नोट इज रिटर्न प्रॉमिस साइंड बाय द मेकर। अब ये मेकर ड्रॉर कौन है मैं आपको बताऊंगी ये क्वेश्चंस होने के बाद। क्रॉसिंग ऑफ चेक मींस क्रॉस को, चेक को क्रॉस कर दे तो उसके फेस के ऊपर टू लाइंस, कभी कभी अकाउंट पे ही लिखते क्या से स्पेशल बैंक का नाम लिखते, ठीक है। तो क्रॉसिंग ऑफ चेक्स मीन यू आर कैंसिलिंग द चेक, नो। रिस्ट्रिक्टिंग इनकैशमेंट मेथड, यस, आप बेरर चेक बना रहे हो, उसको अकाउंट पे ही चेक बना रहे हो, स्पेशल बैंक वाला ही चेक बना रहे हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर, रिस्ट्रिक्टिंग इनकैशमेंट मेथड। Consumer Protection Act aims to protect business owners, protect consumer rights, increase taxation, promote monopoly। तो protect consumer rights, कितने consumer rights है ये भी आपको पता होने चाहिए। Which of the following is a consumer right? Right to safety, right to information, right to seek redressal, all of this। ठीक है, सबके मीनिंग आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं बोलती हूँ राइट टू सेफ्टी, सबसे पहले लिख लीजिए राइट्स कौन से, राइट टू सेफ्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। साथ में अगर एग्जांपल लिखे तो बहुत अच्छा है। अगर कोई आपने जैसे प्रेशर कुकर खरीदा या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो सेफ नहीं थे, मार्क नहीं था उनके ऊपर, ठीक है, आईएसआई मार्क जैसे, तो राइट टू सेफ्टी। राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके, व्हाट right to information is all about? Consumers must have complete information about the price, quality, standards, ingredients, expiry date and all, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन। थर्ड है राइट टू चूज, फ्रीडम टू सेलेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस विदाउट प्रेशर। राइट टू चूज, आपको फ्रीडम है, आप कुछ परचेज कर सकते हो अपने हिसाब से। राइट टू चूज। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर्स कैन फाइल कंप्लेंट्स एंड द ग्रीवियंसेस मस्ट बी कंसिडर्ड। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर्स कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो और उनको सुना मतलब वो जाके किसी को सुनाए, ऐसा भी हक है। तो राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर्स कैन क्लेम कंपेंसेशन अगेंस्ट जब उनके साथ गलत होता है, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज। राइट टू सीक रिड्रेसल। right to consumer education, consumers have the right to gain knowledge about their rights and remedies। right to फिर आजकल बहुत सारे अदर राइट्स भी है, मॉडर्न राइट्स है, जैसे ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए अपने राइट्स कौन से है। अगर आपने नहीं लिखे होते तो प्लीज लिख लीजिए। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर कवर्ड अंडर, आजकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो कवर होते हैं। 2019 से पहले जो एक्ट थी 1986 में, उसमें ये सब चीजें नहीं कवर हो रही थी, तो अब जब अमेंडमेंट चेंज हो गया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन कैरिंग बिजनेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको ए और बी में ही डाउट हो सकता है, अगर आपको पता होगा पार्टनरशिप में पार्टनर वर्ड यूज करते हैं तो आपको वो भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन कैरिंग बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए होते हैं, 2। टू, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव, म्यूचुअल एजेंसी, सेपरेट लीगल एंटिटी, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एग्रीमेंट तो होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर लीगली नॉट सेपरेट एंटिटीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी। थोड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर देखिए डिस्कस कर सकते हैं, तो थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मुझे भी लगेगा मैंने आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स इन्वेंशन, ब्रांड आइडेंटिटी, लिटरेरी वर्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन। अब आपको ना ये सब आज में डिफरेंस पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, और इनका है ना ये भी आते क्वेश्चन, इनकी लाइफ कितनी है, वैलिडिटी, और कब तक रहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स के साथ पढ़िए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ब्रांड आइडेंटिटी। अब इन्वेंशन किससे रिलेटेड है, लिटरेरी वर्क किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पेटेंट होता है,
पेटेंट क्या करता है, जैसे कोई न्यू मेडिसिन बनी है मशीन से, सॉफ्टवेयर है, इनोवेशन से, तो पेटेंट्स उसके लिए कराया जाता है। पेटेंट्स के ना कंडीशन और एक्ट है, ठीक है। पेटेंट्स क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट इन्वेंशंस एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। इट गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू द इन्वेंटर फॉर अ लिमिटेड पीरियड। अब कितने पीरियड के लिए? तो मेरी सजेशन है आप सारे टाइप्स ऑफ आईपीआर के नोट्स बना लो, मीनिंग, एग्जाम्पल्स, ईयर, एक्ट, क्या प्रोटेक्शन देता है, उनका क्या मेन फीचर्स है। जैसे पेटेंट के मैं बोलूं 3 कंडीशंस होते हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए तो ही आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। फाइल पब्लिशिंग में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट किसके लिए? लिटरेरी वर्क के लिए। क्या? यस। तो कॉपीराइट किसके लिए लेता है? लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और क्रिएटिव वर्क के लिए। आपने देखा होगा सी होता है छोटा सा और उसको सर्कल होता है। तो एग्जाम्पल बुक्स, फिल्म, सॉन्ग्स। अगर मैंने कोई बुक ऑथर के आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो तो वो चीटिंग है, ठीक है। तो कॉपीराइट किसके लिए होता है? लिटरेरी वर्क्स, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल एंड क्रिएटिव वर्क्स। फिर है ट्रेडमार्क। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ब्रांड आइडेंटिटी। ट्रेडमार्क क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? नेम्स, लोगोज, स्लोगन्स, ठीक है, यूज्ड इन बिजनेस, कंपनी लोगोज एंड प्रोडक्ट्स। जैसे मैकडोनल्ड का एम, वो कोई और नहीं यूज कर सकता। कितनी बार उसके ऊपर कोर्ट केस हो चुका है आप चेक कर सकते। तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रांड नेम, लोगो, सिंबल्स। टीएम लिखा होता है और सर्कल होता है, ठीक है। फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। आपने कभी सोचा कि कोका कोला की बोतल और थम्स अप की बोतल में क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये भी इंडस्ट्रियल डिजाइन है, कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता। तो प्रोटेक्ट द विजुअल अपीयरेंस और डिजाइन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या करता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, अपीयरेंस होती है एक प्रोडक्ट की, वैसे, क्योंकि वो भी आइडेंटिटी है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे आजकल रसगुल्लों पर लड़ाई हो रही है, कोल्हापुरी चप्पल पर लड़ाई हो रही है। सो प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया हैविंग स्पेसिफिक क्वालिटीज। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप कौन से स्टेट से है, कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से, और आपके वहां का ये क्या है, मेन जीआई क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे दार्जिलिंग टी होगी, बनारसी साड़ी होगी, ओके। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? सीक्रेट रेसिपीज, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी मसाले है या फिर थम्स अप का टेस्ट क्यों कोका कोला से डिफरेंट है, तो प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मूला, ट्रेड सीक्रेट। फिर ऐसे प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन भी आती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आईपीआर, जो आजकल बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स भी कर रहे हैं, इट गिव्स क्रिएटर्स जिन्होंने कुछ नया बनाया है, इनोवेशन किया है, लीगल प्रोटेक्शन देते। नहीं तो क्या होता है ना कि कोई भी किसी का आइडिया कभी भी कुछ भी कॉपी करते चला जाएगा, ओके। तो ट्रेडमार्क का करेक्ट आंसर है ब्रांड आइडेंटिटी। पेटेंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया। इसकी एक्ट क्या काम है, कितने कंडीशन है वो आपको पता होना चाहिए। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ट्रेड सीक्रेट्स अलग है, इंडस्ट्रियल मशीनरी अलग है, साइंटिफिक इन्वेंशन अलग है, ठीक है। तो लिटरेरी आ जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर इज गवर्नड अंडर। अभी डिजिटल सिग्नेचर भी आज आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड कोई भी टाइप के हो सकते हैं। तो आपको अगर पता है ये, इसके बारे में आपने रीड किया तो आप मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लीगली रिकॉग्नाइज डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो आप ये एक्ट का ईयर भी याद रखें, कुछ चीजें बार बार रिपीट करने से ही लर्न हो जाती है। साइबर क्राइम इंक्लूड्स ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑल ऑफ दिस। Cyber crime, all of this. Cyber laws regulate digital offenses and online security. अभी मैं बताऊं कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार आते हैं। ईएसजी बहुत फेमस हो चुका है, नया कॉन्सेप्ट है। इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। बिजनेस आर इंक्रीजिंगली फॉलो ईएसजी नॉर्म्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। इसके ऊपर बहुत आप पीएचडी टॉपिक बना सकते हो, ठीक हो। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े आपको अगली बार कराती हूँ, अभी मुझे आपको फिलहाल एक ये कॉन्सेप्ट बताना है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, देखिए ऐसे बना लीजिए। प्रोमिसरी नोट का मतलब रिटर्न प्रॉमिस टू पे, बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटर्न ऑर्डर टू पे, चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन बैंक। चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज है बट इट इज ड्रॉन ऑन बैंक, आप एक बैंक के थ्रू ही करते हैं ना। तो प्रोमिसरी नोट क्या? रिटर्न प्रॉमिस टू पे, बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न ऑर्डर टू पे एंड चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन बैंक। नेचर कैसी है? प्रोमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑर्डर, चेक। तो सिर्फ प्रोमिसरी नोट ही प्रॉमिस है, बाकी दोनों ऑर्डर। पार्टीज इन्वॉल्व प्रोमिसरी नोट में टू पार्टीज है, देखिए मेकर एंड पे, ठीक है। एक जो बनाता है प्रॉमिस और एक जिसको रिसीव होने वाला बेनिफिशियरी।
यहाँ पर आपके पास थ्री पार्टीज है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको इतना भी अगर याद नहीं होगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपके पास थ्री पार्टीज है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉवर, ड्रॉ एंड पे, आपको पता होना चाहिए ड्रॉवर, ड्रॉई और पे में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। और चेक में ड्रॉवर, बैंक और पे। ठीक है, अभी ड्रॉवर कौन होता है, द पर्सन हु मेक्स एंड साइंस द बिल, जिन्होंने बिल बनाया है, ऑर्डर्स द पेमेंट, ड्रॉवर। ड्रॉई, द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, हु इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट। ड्रॉवर कौन है, जिसने साइन किया और बिल बनाया है, उसने ऑर्डर किए पेमेंट। ड्रॉई है, पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट। एंड पे इज द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव द पेमेंट। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ए ने सेल किए गुड्स टू बी, ठीक है, ए इज सेलिंग गुड्स टू बी फॉर 10,000 एंड ड्रॉज अ बिल ऑर्डरिंग बी टू पे 10,000 टू सी। ठीक है, तो ए ने क्या किया है, सेल कर रहा है गुड्स बी को 10,000 के लिए, और ए बिल बना रहा है, ऑर्डर कर रहा है बी को कि आप उसको पे कर दो 10,000 टू सी। तो ए यहाँ पर ड्रॉवर है, बी यहाँ पर ड्रॉई है और सी पे है। इफ बी एक्सेप्ट द बिल, बी बिकम्स द एक्सेप्टर। ठीक है, तो तीन पार्टीज होती है। पर्सन गिविंग द ऑर्डर इज द ड्रॉवर, जो ऑर्डर दे रहा है वो ड्रॉवर होता है। जो ड्रॉई होता है पर्सन मेकिंग द पेमेंट, एंड द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज द पे। तो ड्रॉवर कौन होता है, जो ऑर्डर देता है। ड्रॉई कौन होता है, जो पर्सन पेमेंट कर रहा होता है, एंड पर्सन जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं पे। ठीक है, और आई एम श्योर पार्टीज टू चेक आपको पता है। ड्रॉवर, बैंक, ड्रॉई। ठीक है, बेनिफिशियरी आप जब एनईएफटी ये सब कराते हैं आपको। ड्रॉअर कौन होता है, द पर्सन हु राइट्स एंड साइंस द चेक, होल्ड्स द बैंक अकाउंट, तो ड्रॉअर। बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट। पे, द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट। ए हैज इशूड अ चेक फ्रॉम स्टेट ऑफ बैंक इंडिया इन फेवर ऑफ बी। तो ए ड्रॉवर है जो साइन कर रहा है चेक पर। स्टेट ऑफ बैंक, एसबीआई मतलब सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्रॉई है, और बी इज द पे। ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, ये किसी को भी हम प्रोमिसरी नोट दे सकते हैं, एनी पर्सन ओनली ऑन अ बैंक। ओके, यहाँ पर इंडिविजुअल है और यहाँ पर बैंक। एक्सेप्टेंस रिगार्ड प्रोमिसरी में नो, बिल ऑफ एक्सचेंज में यस जनरली, चेक में नो क्योंकि आप बैंक में जाके ले ले। पेबल ऑन डिमांड और फ्यूचर डेट, ऑन डिमांड सॉरी, एंड ये ऑलवेज ऑन डिमांड। ठीक है, तो ऑन डिमांड, ऑन फ्यूचर डेट, ऑन ऑलवेज ऑन डिमांड। ग्रेस डेज अलाउ, अलाउ नॉट अलाउ, आपको पता है 3 इयर्स 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। डिसऑनर नोटिस प्रोमिसरी नोट में नॉट नेसेसरी, बिल ऑफ एक्सचेंज में नेसेसरी, चेक में नेसेसरी। लायबिलिटी, मेकर इज प्राइमरी लायबल, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर लायबल आफ्टर ड्रॉई, एंड चेक ड्रॉवर लायबल आफ्टर डिसऑनर। तो यहाँ पर मेकर और यहाँ पर ड्रॉवर। क्रॉसिंग पॉसिबल, यहाँ दोनों में नो, ओनली चेक में पॉसिबल है। बैंकर इन्वॉल्व प्रोमिसरी में नो, यहाँ पर भी नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पर बैंक के थ्रू होता ही है। एग्जाम्पल लोन प्रॉमिस, आपने प्रॉमिस किया प्रॉमिसरी। ट्रेड क्रेडिट बिल एंड सैलरी चेक। तो अब पढ़ लेते हैं प्रॉमिसरी नोट। A promissory note contains an unconditional promise by one person to pay another. Example, I promise to pay 20,000 to B after 3 months. Parties maker pay मैं already explain कर दूं। Promissory note unconditional है, ऐसा नहीं है कि मेरा लोन अप्रूव होगा तो ही मैं पेमेंट दूंगा। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन ऑर्डर बाय वन पर्सन डायरेक्टिंग अनदर टू पे मनी। तो हमने देखा था थ्री पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। सेलर ऑर्डर्स बायर टू पे 50,000 आफ्टर 60 डेज। अभी 2-3 मिनट पहले मैंने आपको पार्टीज का मतलब बताया है। अगर आपको अब याद नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक चाहिए, नोट साथ में बना लीजिए और क्लियर कर लीजिए। चेक, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन बैंक एंड पेबल ऑन डिमांड। ए इश्यूज एसबीआई चेक ऑफ 10,000 टू बी, पार्टीज ड्रॉवर, ड्रॉइंग, बैंक पे। ठीक है, तो चलिए आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हो रही है तो अपने फ्रेंड्स जो नेट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमर्स के लिए और पेपर 1 के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए। मेरी पूरी प्ले लिस्ट है, और रिसर्च सीखे तो अगर आप पीएचडी परस्यू करें या प्रपोजल बनाने जा रहे तो मैंने वो भी वीडियोस शेयर कीजिए। अगर आप मुझे कमेंट्स करते, लाइक और मेरे चैनल को शेयर करते तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आफ्टर ऑल मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल तो फ्री है, आप कभी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ नोट्स बनाते रहिए, और वीडियो को जब भी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ
मैं कोशिश करती हूँ आपके उतने टाइम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो आज जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, अगर आपके पास आज ही टाइम है तो आज ही आप जाके गुड्स एंड सेल्स वाली एक्ट जो मैंने आपको बताई, सेल्स एंड गुड्स एक्ट, उनकी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड मे यू ऑल क्वालिफाई, और अपनी खुशी मुझसे भी शेयर कीजिए।